स्लैशर स्टॉकर्स। सब्सक्राइब के नाम की डोरबेल बजाकर आ जाओ स्लैशर स्टॉकर्स हिंदी नाम की हवेली यानी चैनल पर। तो आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेरिफाइड नाम की मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि किचन में कुछ काम कर रही होती है। अभी उसे अपने किचन की सिंक के होल में से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो उन आवाजों से काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो उन आवाजों को गौर से सुनती है जहाँ पर वो आवाजें कुछ कहने की कोशिश करती है। कुछ टाइम बाद उस लेडी का जुआन नाम का हस्बैंड आ जाता है और वो उससे डिनर के बारे में कहता है। यहाँ पर उसकी वाइफ ने डिनर नहीं बनाया होता। बताती है कि किचन के सिंक के होल में से कुछ आवाजें आ रही होती है जिससे परेशान होकर वो डिनर नहीं बना पाती। वहीं जुआन भी किचन में सिंक के पास उन आवाजों को चेक करने जाता है जहाँ पर वो आवाजें लगातार आ रही होती हैं। जुआन अपनी वाइफ से कहता है कि ये आवाजें सिर्फ पाइप में से आ रही हैं, कल मैं प्लम्बर को बुलवाकर पाइप को ठीक करवा दूंगा। लेकिन उसकी वाइफ घबराई हुई होती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बताती है कि ये आवाजें कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करती हैं। मैंने इन आवाजों को गौर से सुना है जहाँ पर ये आवाजें हमारी जान लेने की बात करती हैं। यहाँ जुआन अपनी वाइफ की बातों पर इतना ध्यान नहीं देता। वहीं रात को ये दोनों सोने चले जाते हैं जहाँ पर सुबह होते ही उसकी वाइफ वॉशरूम जाने लगती है और जुआन की भी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि उसके दीवार की दूसरी साइड से कुछ आवाजें आने लगती हैं। यहाँ जुआन सोचता है कि उसके पड़ोसी कुछ न कुछ खिटपिट कर रहे हैं, लेकिन जुआन सोचता है कि सुबह के 5 बजे आखिर के पड़ोसी ऐसा क्या काम कर रहे हैं और दूसरी साइड से वो आवाजें बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए जुआन अपने घर से बाहर आकर अपने पड़ोसियों पर और चिल्लाने लगता है और उन्हें भला बुरा कहने लगता है। बाद में वो अपने घर जाने लगता है जहाँ वो जब उन आवाजों को गौर से सुनता है तो वो आवाजें वॉशरूम से आने लगती हैं और जब जुआन वॉशरूम में जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो देखता है कि उसकी वाइफ एक तरीके से हवा में लटकी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी वाइफ को किसी ने पजेस कर रखा है क्योंकि उसकी वाइफ हवा में एक साइड से दूसरी साइड दीवार पर टकरा रही थी और वो इतनी बुरी तरीके से दीवार पर टकराती है कि उसकी वाइफ पूरी खून में हो जाती है और वो बाथरूम भी पूरा खून में हो जाता है। ये सब देखकर जुआन अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है जहाँ उसकी वाइफ की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो दम तोड़ देती है और मर जाती है। सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम जुआन को कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के साथ देखते हैं जो कि पुलिस वालों की तरफ से ही आए हुए थे क्योंकि पुलिस को जुआन पर ही शक हो रहा था। वहीं वो लोग जुआन से उसकी वाइफ की डेथ के बारे में पूछते हैं जहाँ पर जुआन को कुछ याद नहीं आता कि उसकी वाइफ की डेथ कैसे हुई है। वो लोग उसकी वाइफ की डेथ से कुछ दिन पहले की घटनाओं के बारे में पूछते हैं जहाँ पर जुआन कुछ घटनाओं को याद करने की कोशिश करता है और वो उन लोगों को बताता है कि उसकी वाइफ की डेथ से एक रात पहले उसके किचन के सिंक के होल में से कुछ आवाजें आ रही थी और वो ये भी बताता है कि उसके पड़ोसियों के घर में भी कुछ आवाजें आती थी। जब वो उन आवाजों के बारे में अपने पड़ोसियों से पूछता था तो उसके पड़ोसी बताते थे कि हमारे घर पर कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है इसलिए ये आवाजें आती हैं। और वो ये भी बताता है कि उसकी वाइफ की डेथ से कुछ दिन पहले उसके घर के सामने एक छोटे से बच्चे की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम कहानी को जुआन की वाइफ की डेथ से कुछ दिन पहले देखते हैं जहाँ जुआन का पड़ोसी अपने ऑफिस में कॉल पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मैनेजर उसकी कॉल को उठाता है और मैनेजर बताता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बिजी हैं इसलिए वो अभी तुमसे बात नहीं कर सकते, लेकिन वो उसे मैसेज छोड़ने के लिए कह देता है क्योंकि जुआन के पड़ोसी के घर में भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी जिसके कारण वो भी काफी परेशान था। वहीं रात के समय जब वो सोने जाता है सोते समय उसका बेड हिलने लगता है। वो हिम्मत करके कैसे भी अपने बेड के नीचे देखता है जहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन अचानक से उसके सामने एक डरावनी आत्मा आ जाती है जिससे वो डर जाता है और सो जाता है। वहीं दूसरे दिन वो ऑफिस में फिर दोबारा से कॉल करने की कोशिश करता है और फिर दोबारा से वही मैनेजर उसका कॉल उठाता है। मैनेजर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो उससे सबूत मांगने की कोशिश करता है। वो उससे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने का सबूत मांगता है जहाँ पर उसका पड़ोसी कहता है कि मेरे घर पर काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज घट रही हैं और मैं काफी परेशान हूँ और शायद किसी दिन मेरी जान भी चली जाएगी, लेकिन मैनेजर उसकी एक नहीं सुनता। वहीं वो अपना ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर जाता है जहाँ पर उसे जुआन मिलता है। जुआन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे घर के रिनोवेशन का काम कब तक खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं चैन से सो नहीं पाता। वहीं उसका पड़ोसी कहता है कि काम ज्यादा दिन का नहीं बचा, लेकिन असल में उसके यहाँ कोई काम नहीं चल रहा था। वहीं वो रात को सोने से पहले एक कैमरा लगा देता है
ताकि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर सके। वो रात को सोने लगता है जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फिर दोबारा से उसके साथ घटने लगती है। उसकी आंख खुल जाती है जहाँ वो कैमरा देखता है और कैमरा जमीन पर गिरा हुआ था। वो कैमरे में देखता है जहाँ उसे साफ साफ एक डरावनी आत्मा डरावने शरीर में दिखाई देती है, लेकिन तभी पीछे से वही आत्मा आ जाती है जिसके कारण उसका कैमरा टूट जाता है और वो उसे नुकसान पहुंचाने लगती है। और नेक्स्ट सीन में हम दूसरे दिन देखते हैं कि एक छोटे से लड़के की खेलते समय जुआन के पड़ोसी के घर बॉल चली जाती है। जहाँ उस लड़के को प्यास लगती है वो लड़का नल से पानी पीने लगता है, जहाँ पर उसे उस घर में से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो लड़का उस घर के पास जाता है। वो आवाजें सुनने में कुछ डरावनी लग रही थी, इसलिए वो बच्चा उल्टे कदम पीछे की तरफ जाने लगता है। वो लड़का पीछे की तरफ इतना चला जाता है कि वो सड़क पर आ जाता है, जहाँ पर एक बस उसे टक्कर मार के वहाँ से चली जाती है। उसकी आवाज सुनकर जॉन और उसकी वाइफ घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उन्हीं की एरिया की एक एलिसा नाम की लेडी का वो बच्चा होता है और उस बच्चे की मौके पर ही मौत हो जाती है। बाद में उस बच्चे को जमीन में गाड़ दिया जाता है। कुछ टाइम बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास पुलिस वालों का कॉल आता है और वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उसी बच्चे के घर पर जाता है, जहाँ पर वो उस बच्चे की बॉडी को डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देखता है और उसके सामने नाश्ता भी रखा हुआ होता है। ये सब देख के वो चौंक जाता है और ये तो अभी बस शुरुआत थी, क्योंकि उस बच्चे की बॉडी मूव भी करती है। और वहीं वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस आदमी के साथ कुछ डिस्कस करने लगता है, जहाँ अचानक से दूध का गिलास गिर जाता है। ये सब देख के उन्हें अजीब लगता है, आखिर ऐसी कौन सी सुपर नेचुरल पावर है जो ये सब कर रही है। दूसरे दिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उसी बच्चे के घर के बाहर कुछ देख रहा होता है, तभी उसे एक लेडी दिखाई देती है जो कि जॉन के पड़ोसी के घर की कुछ फोटोज ले रही थी। असल में वो भी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, लेकिन वो आदमी उस लेडी इन्वेस्टिगेटर को जानता था, क्योंकि उसने पहले से कुछ उसके पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के सेशन देख रखे थे। और वो इन्वेस्टिगेटर उस लेडी को उस बच्चे के घर पर ले जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं उस बच्चे के हाथों के निशान उस दीवार पर होते हैं। वो इन्वेस्टिगेटर उस लेडी को उस बच्चे के सामने ले जाता है, जहाँ पर वो उस लेडी को बताता है इस बच्चे का एक्सीडेंट आखिर कैसे हुआ और इस बच्चे की बॉडी अपने आप ही कब्रिस्तान में से निकलकर यहाँ पर आ गई। बाद में वो लेडी भी उस बच्चे की बॉडी की जांच पड़ताल करने लगती है, जहाँ पर उस लेडी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस बच्चे की बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी सुपर नेचुरल पावर है। वहीं वो दोनों उस रूम से बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर उस बच्चे का दोस्त उस बच्चे से मिलने के लिए विंडो पर आता है और वो विंडो पर नॉक करने लगता है, जहाँ पर उस बच्चे का सर अपने आप उसके दोस्त की तरफ मूव करने लगता है। ये देखकर उसका दोस्त घबरा जाता है और वो चिल्लाने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो इन्वेस्टिगेटर्स और उनके साथ ही पुलिस वाला उस रूम में आते हैं, जहाँ पर उन्हें वो बच्चा नहीं मिलता, लेकिन उसका बैग मिलता है। वहीं वो लोग उस बच्चे की बॉडी को खुला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो उसकी बॉडी को एक कपड़े में लपेटकर फ्रीजर में डाल देते हैं। कुछ देर बाद वो फ्रीजर भी हिलने लगता है, जिसमें से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वहीं वो लोग फैसला करते हैं कि वो उस फ्रीजर को उस बच्चे की बॉडी के साथ ही दफना देंगे। और नेक्स्ट सीन में वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जॉन से कुछ बातें करने लगते हैं, जहाँ पर वो जॉन को बताते हैं बच्चे के मरने के बाद आखिर कैसे उस बच्चे की बॉडी के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी हैं। और वो लोग जॉन को ये भी बताते हैं कि उन लोगों ने उस एरिया के लोगों के सिग्नेचर भी लिए हैं, यानी कि वो उन लोगों से परमिशन मांगते हैं ताकि वो उस एरिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि आखिर ये घटना कैसे घट रही है। इसलिए वो जॉन के भी सिग्नेचर मांगते हैं, जहाँ जॉन भी सिग्नेचर कर देता है। वहीं रात के समय ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अलग अलग लोगों के घर जाते हैं, जहाँ पर वो लेडी इन्वेस्टिगेटर जॉन के घर जाती है और वो बूढ़ा इन्वेस्टिगेटर जॉन के पड़ोसी के घर जाता है। वहीं एक और आदमी उस बच्चे के घर जाता है, जहाँ ये लोग इन लोगों के घर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। लेकिन वो पुलिस वाला और वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक ही घर को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग किचन में जाते हैं और वो बूढ़ा इन्वेस्टिगेटर किचन में कुछ लटकी हुई चम्मचों को हिलाता है, जहाँ पर एक लटका हुआ चाकू उसके हाथ में घुस जाता है। जहाँ उस इन्वेस्टिगेटर को ऐसा फील होता है कि उसके हाथ से निकला हुआ खून कोई पी रहा है। वहीं दूसरी साइड उस लेडी इन्वेस्टिगेटर को भी जॉन के घर पर किसी के होने का फील होता है। बाद में वो बूढ़ा इन्वेस्टिगेटर और पुलिस वाला उस बच्चे के रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर उस पुलिस वाले को उस बच्चे के बेड के नीचे किसी के होने का फील होता है। जब वो उस बेड के नीचे देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो उसे दूसरी तरफ से देखता है उसे एक डरावनी आत्मा का रूप दिखाई देता है। इसे देखकर वो डर जाता है और जहाँ वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उसे बताता है कि ऐसा अक्सर होता है कि हमें लाइट की रोशनी में ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती,
ये चीजें हमें अंधेरे में ही दिखाई देती हैं। बाद में वो पुलिस वाला उस लेडी इन्वेस्टिगेटर के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे सारी बात बताता है, लेकिन वो लेडी इन्वेस्टिगेटर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो जुआन के घर की दीवार को इन्वेस्टिगेट करने लगती है, जहाँ पर वो लेडी इन्वेस्टिगेटर उस पुलिस वाले को बताती है कि ये एक अलग तरीके की एनर्जी है जो कि पानी के द्वारा फैल रही है, और क्योंकि इंसान के अंदर भी पानी ही होता है, इसलिए ये इंसान के अंदर घुस के उसे पजेस कर लेती है। उस इन्वेस्टिगेटर के इतना कहते ही अचानक से उसके ऊपर से एक हाथ आता है जो कि उस इन्वेस्टिगेटर की गर्दन को ही तोड़ देता है। ये देखकर वो पुलिस वाला इतना डर जाता है कि उसके हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो जमीन पर गिर पड़ता है और वो कोशिश करके अपने आप को घसीट कर किचन की तरफ ले जाता है, जहाँ पर उसे उसी मरे हुए बच्चे की माँ मिलती है, जहाँ पर वो उसकी माँ से कहता है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाए, जहाँ पर वो लेडी उससे गाड़ी में चलने को कहती है, जहाँ पर वो पुलिस वाला उस लेडी की गाड़ी में बैठता है, लेकिन वो देखता है कि उसी के बगल में उस मरे हुए बच्चे की डेड बॉडी बैठी हुई है, और तभी अचानक से उसकी दूसरी साइड उस लेडी इन्वेस्टिगेटर की बॉडी आ जाती है, जहाँ पर वो बॉडी उससे कहती है तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम और लोगों को बचा सकते हो। ये सब देख के वो पुलिस वाला इतना डर जाता है कि वो उसकी गाड़ी में से ही उतरने लगता है और अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है, जहाँ पर वो अपने कलीग को कॉल करता है और वो अपने कलीग से कहता है कि ये जगह बहुत अजीब है, जहाँ पर मेरे साथ बहुत सी दुर्घटना घटी है, इसलिए मैं इस एरिया को छोड़कर जा रहा हूँ और तुम भी जल्दी से जल्दी इस एरिया को छोड़ दो। वहीं वो पुलिस वाला पेट्रोल लेकर उस बच्चे के घर फिर दोबारा से आता है, जहाँ पर वो उस बच्चे के घर पर पेट्रोल छिड़कने लगता है और वो देखता है कि उस बच्चे की माँ भी सुसाइड कर लेती है, जहाँ पर वो उसकी बॉडी पर भी पेट्रोल छिड़कने लगता है। जहाँ वो जैसे ही आग लगाने वाला था, तभी वो बूढ़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आ जाता है और वो भी पजेस्ड था। वो उस पुलिस वाले को आग लगाने से रोकने लगता है, जहाँ पर वो पुलिस वाला अपनी बंदूक से फायरिंग कर देता है और जिसके कारण आग लग जाती है और सीन कट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम फिर दोबारा से देखते हैं, जहाँ कुछ इन्वेस्टिगेटर जुआन से पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटर जुआन को कुछ फोटोज दिखाते हैं और वो जुआन से उस फोटोज के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर जुआन उन फोटोज में से बताता है कि इसमें से एक आदमी तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है, जिसका चेहरा जला हुआ है। जहाँ वो इन्वेस्टिगेटर देखते हैं तो उनके पीछे कोई नहीं खड़ा होता, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर रखी हुई एक कुर्सी इन्वेस्टिगेटर की तरफ हवा में आती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और हाँ, मूवी का भी दूसरा पार्ट भी है, जल्द ही आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।